बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, तो आपको स्क्रीन शेयर हो रहा है? जी मैम। यस मैम। बिल्कुल ठीक है, गुड। तो हमने अपना कल का लेक्चर यहीं पे छोड़ा था, इसी पिक्चर के ऊपर। ऐसा ही है? सोमैटिक मोटर न्यूरॉन एंड ऑटोनॉमिक मोटर न्यूरॉन। सोमैटिक मोटर न्यूरॉन से जो मोटर रिस्पॉन्स निकलता है बेटा, इफेक्टर फाइबर्स बोलती हूँ मैं हमेशा। इफेक्टर फाइबर्स, इफरेंट फाइबर्स, मोटर फाइबर्स, द फाइबर्स विच हैंड अ मोटर सप्लाई, एक्शन फाइबर्स, ऐसे कह लें डिसेंडिंग फाइबर्स। ठीक है, वो होते हैं फाइबर्स सोमैटिक मोटर न्यूरॉन्स के इफेक्टर। अब एसएमएस में क्या होता है? सोमैटिक मोटर सिस्टम या सोमैटिक नर्वस सिस्टम, एसएनएस। उसमें ये होता है कि स्पाइनल कॉर्ड के वेंट्रल हॉर्न से एक फाइबर निकलता है और वो वेंट्रल रूट से जाकर स्केलेटल मसल्स पे एक्ट करता है। सो वन फाइबर्स, वन इफेक्टर न्यूरॉन्स इज इन प्रेजेंट इन सोमैटिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, इसका डिफरेंस देखें तो इसमें वेंट्रल हॉर्न से फाइबर निकलते हैं, वेंट्रल रूट के थ्रू एक गैंग्लियन में जाते हैं, रिले करते हैं। So before the ganglion is preganglionic fibers and after the ganglion is postganglionic fiber which act on effectors. Effectors में क्या है? Smooth muscles of blood vessels, cardiac muscles, glands. ठीक है, समझ आया? यस Is it मैम। clear? Good. एनेटमी ऑफ ऑटोनॉमिक मोटर पाथवे, इसकी एनेटमी वही बात होगी। प्री गैंग्लियनिक फाइबर्स, बीच में गैंग्लियंस, फिर पोस्ट गैंग्लियनिक फाइबर्स, इफेक्टर्स। ठीक है, एनेटमी ऑफ ऑटोनॉमिक मोटर पाथवेज ओवरव्यू देखा जाए, इट्स प्री गैंग्लियनिक न्यूरॉन्स टाइप बी फाइबर्स, ऑटोनॉमिक गैंग्लिया जो बीच में बना हुआ था गोल वो, उसके बाद पोस्ट गैंग्लियनिक न्यूरॉन्स जो वहां से फाइबर्स निकल कर जा रहे हैं किस तरफ? इफेक्टर की तरफ। और इफेक्टर्स में क्या था? स्मूथ मसल्स ऑफ ब्लड वेसल्स, स्मूथ मसल्स ऑफ जीआईटी, स्मूथ मसल्स ऑफ स्ट्रास, then cardiac muscles, then glands. Okay, these are the effectors in autonomic motor system. It's preganglionic fibers. इनकी अगर हम बात करें, cell body located within gray matter of the CNS, brain on spinal cord. ठीक है, अब मेरी फिर से बात सुने। प्री गैंग्लियनिक फाइबर्स बेटा मोटर फाइबर्स हैं जो कि ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड से सिग्नल्स लेकर जाएगा और जाके कहेगा मसल्स को कि ये काम करना है। ठीक है, समझ आया? तो फिर उसकी सेल बॉडीज कहाँ होनी चाहिए? वहां ना जहां उसका सेंटर बना है। ये थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन्स है, वहां पे जहां पे इनका सेंटर बना है। और बेटा इनका सेंटर कहाँ बनेगा? स्पाइनल कॉर्ड में और ब्रेन में। ऐसा ही है, तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में इनकी सेल बॉडीज होंगी। अब हम बात करते हैं इनके एक्सॉन्स कहाँ तक जाएंगे। इसके माइलिनेटेड एक्सॉन्स होंगे बेटा जो सीएनएस से निकलेंगे। प्री गैंग्लियनिक एक्सॉन पास करेंगे फ्रॉम सीएनएस इन द स्पाइनल या क्रेनियल नर्व के थ्रू। सीएनएस से निकले, इंटरवर्टिब्रल फोरामेन से क्रॉस किया, स्पाइनल नर्व बनाया या क्रेनियल नर्व। ठीक है, वहां से प्री गैंग्लियनिक एक्सॉन टर्मिनेट करेंगे गैंग्लियन के अंदर। ठीक है, वो फाइबर्स ब्रेन से निकलेंगे, गैंग्लियन तक पहुंचेंगे, उन्हें कहते हैं प्री गैंग्लियनिक न्यूरॉन। क्या आवाज क्लियर है मेरी? यस मैम। बिल्कुल, प्री न्यूरॉन। इसकी एनेटमी आपको समझ आ गई?
आफ्टरवर्ड इज ऑटोनॉमिक गैंग्लियन, इट्स अ मोटर गैंग्लियन, ठीक है, ये ऐसा मोटर गैंग्लियन है, लेकिन ये लाई किस पे करता है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम पे, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड ऑटोनॉमिक गैंग्लियन. A ganglion is a collection of nerve cell bodies located in a specific site within the body, but outside the CNS. Why it lies outside the CNS? Because the fibers they received is exit from CNS. CNS से निकल जाते हैं वो फाइबर जो कि इसे रिसीव करने होते हैं, इसलिए ये गैंग्लियन आउटसाइड द CNS लाई करता है उन फाइबर्स को रिले करने के लिए. वहां से फिर ये अपने फाइबर्स आगे पोस्ट गैंग्लियोनिक की तरफ देगा. सो ऑटोनॉमिक गैंग्लियन, just a ganglion is a collection of nerve cell bodies located in a specific site. These ganglions lie within the body but outside the CNS. Within the body, everywhere in the body, anywhere in the body, but outside the CNS. And CNS दो चीजों को कहते हैं, brain and spinal cord. Make sure autonomic ganglion isn't lie in spinal cord. लेकिन ये रह सकता है कहाँ, पैरावर्टिब्रल स्पाइनल में या प्रीवर्टिब्रल स्पाइनल में. समझ आया, ये गैंग्लियन की लोकेशन है. सो इट्स एन एनाटॉमी ऑफ ऑटोनॉमिक गैंग्लियन. सेकंड वन इज पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स. पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स, द सेल बॉडी लोकेटेड इन एन ऑटोनॉमिक गैंग्लियन. ये पोस्ट गैंग्लियन है जिनकी, आपको न्यूरॉन का स्ट्रक्चर तो याद है, एक बॉडी होगी, बॉडी के ऊपर डेंड्राइट्स, वहां से एक्सॉन निकलेगा, एक्सॉन के ऊपर माइलिन शीट होगी और एक्सॉन नीचे जाके टर्मिनल एंड करेगा न्यूरॉन का. इज इट ऐसा ही है न्यूरॉन? तो उसकी सेल बॉडी, पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स की सेल बॉडी कहाँ लाई करेगी, गैंग्लियन के अंदर, ऑटोनॉमिक गैंग्लियंस में. द सेल बॉडी लोकेटेड इन एन ऑटोनॉमिक गैंग्लियन. The location of the ganglion is dependent upon the division of ANS, autonomic nervous system, to which the neuron belongs and which organ it will innervate. अब ये गैंग्लियन की लोकेशन कहाँ हो सकती है, वहां जिस ऑर्गन को सप्लाई करना है उसके करीब, जैसे हेपेटिक की तरफ जाना है, लीवर की तरफ जाना है, तो लीवर के साथ हमारी कौन सी वर्टिब्रीज होंगी, लीवर के साथ हमारी वर्टिब्रीज होंगी, बताएं, लोअर thoracic. So these ganglions, these autonomic ganglions is located over the paravertebral thoracic vertebrae. ठीक है, ऐसा ही है. The axon of postganglionic unmyelinated fibers. Postganglionic unmyelinated fibers. What is myelin sheath? What is myelin sheath? Who will tell me? Videsh. Videsh? Yes, ma'am. What is myelin sheath? एक्सॉन का स्ट्रक्चर याद है विदेश? जी मैम, थोड़ा बहुत याद है मैम. एक्सॉन वो मसल पे माइलिन शीट होती है मैम. नहीं बेटा, मैम न्यूरॉन्स पे होती है. न्यूरॉन की कवरिंग शीट इज माइलिन शीट. माइलिन शीट की वजह से न्यूरॉन का जो कंडक्टिंग सिस्टम है वो इनहेंस हो जाता है. माइलिनेटेड फाइबर्स फास्ट कंडक्टिंग न्यूरॉन्स होते हैं और अनमाइलिनेटेड फाइबर्स स्लो कंडक्टिंग न्यूरॉन्स होते हैं. ठीक है, तो ये है माइलिनेटेड, अनमाइलिनेटेड. पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स हमेशा अनमाइलिनेटेड फाइबर्स होते हैं. पोस्ट गैंग्लियोनिक एक्सॉन्स पासेस करते हैं फ्रॉम गैंग्लियन टू द इफेक्टर्स, और इनके इफेक्टर्स कौन हैं, अथ्रुबा. व्हाट इज द इफेक्टर्स ऑफ पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के इफेक्टर्स कौन हैं, कौन कौन से हैं? यस मधु, आपकी आवाज आ रही है, आप मैसेज ना करें, आप बताएं मुझे. व्हाट इज कार्डिक जी जी
Cardiac muscles, smooth muscles or glands. कार्डियक मसल्स, स्मूथ मसल्स एंड ग्लैंड. स्मूथ मसल्स विसरास के भी, स्मूथ मसल्स ब्लड वेसल्स के भी. ठीक है. either it's stimulated, either is inhibited. what does mean by is it stimulated or inhibited? क्योंकि सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक दो ही डिविजन्स है ना प्री पोस्ट ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की. तो is it stimulated, that means sympathetic system active, or is it inhibited, that means parasympathetic system active. ऐसा ही है. पैरासिम्पैथेटिक ज्यादा एक्टिव होगा तो इनहिबिट करेगा चीजों को, स्लो डाउन करेगा प्रोसेसेस को, सारे मैकेनिज्म्स को, फंक्शनल्स को. लेकिन अगर सिस्टमेटिक स्टिमुलेट होगा, सिंपैथेटिक स्टिमुलेट होगा तो वो क्या करेगा? रश आउट करेगा, फाइट एंड फ्लाइट, डेंजर सिचुएशंस वो डिसाइड करेगा. ठीक. सो हम आगे चलते हैं. These are the anatomy of the parts of autonomic nervous systems. तो अब मुझे ये कोई बताएगा कि हमने कौन सी 3 डिविजन्स पढ़ी हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम्स की? Who will tell me? I think Nimra. निम्रा, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की हमने कौन सी 3 डिविजन्स पढ़ी हैं? निम्रा अगेन इज स्लीपिंग. प्रियंका, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की कौन सी 3 डिविजन्स पढ़ी हैं? मैम हम वही बता रहे थे. बताएं. सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम और नर्वस सिस्टम. 3 एनाटॉमिकल डिविजन्स बेटा, 3 एनाटॉमिकल पार्ट. प्री गैंग्लियनिक, एग्जैक्टली. प्री गैंग्लियन और ऑटोनॉमिक और पोस्ट गैंग्लियनिक. ऑटोनॉमिक गैंग्लियन और पोस्ट गैंग्लियनिक फाइबर्स. प्री गैंग्लियनिक फाइबर्स टाइप बी फाइबर्स, ऑटोनॉमिक गैंग्लियन एंड पोस्ट गैंग्लियनिक फाइबर्स टाइप सी फाइबर्स. ओके. सो इट इज स्पाइनल कॉर्ड. स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाले इस पिक्चर को गौर से देखें. स्पाइनल कॉर्ड के वेंट्रल रूट से इफेक्टर, प्री गैंग्लियनिक इफेक्टर फाइबर्स निकल कर जा रहे हैं फ्रॉम वेंट्रल रूट. हियर इज एन वेंट्रल रूट, देयर इज स्पाइनल नर्व. स्पाइनल नर्व के थ्रू वो पहुंचेंगे ऑटोनॉमिक गैंग्लियन के, और ऑटोनॉमिक गैंग्लियन ऑलवेज लाइज आउटसाइड द सीएनएस, आउटसाइड द स्पाइनल कॉर्ड, इसलिए इसे स्पाइनल कॉर्ड से दूर बनाया है. ऑटोनॉमिक गैंग्लियन की लोकेशन डिपेंड करती है कि कौन से विसरा को उसने सप्लाई करना है, तो वो उस विसरा के करीब रखा होता है. ठीक है बेटा. इसके बाद पोस्ट गैंग्लियनिक फाइबर्स फिर इस गैंग्लियन से निकलते हैं और पहुंचते हैं अपने इफेक्टर की तरफ, और इसके इफेक्टर्स में कोई ऑर्गन हो सकता है, स्मूथ मसल हो सकते हैं, ब्लड वेसल्स, सब. ये कौन सा ऑर्गन रखा हुआ है पवन? ये कौन से ऑर्गन की पिक्चर हमें नजर आ रही है? ये विसरा है. विच विसरा इज इट? मैम ascending colon, large intestine का ascending colon. या इट्स कोलॉन. बिल्कुल ठीक है. 2 neurons change to effector preganglionic fiber type B fiber, postganglionic fiber type C fibers. preganglionic fibers की सेल बॉडीज हम देखते हैं क्या होती हैं. सेल बॉडीज होंगी बेटा किसके अंदर? सीएनएस के अंदर. वो ब्रेन भी हो सकता है और स्पाइनल कॉर्ड भी. सीएनएस डिवाइडेड इनटू 2, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड. तो सीएनएस के अंदर आएंगी सेल बॉडीज, और यहां से एक्सॉन निकलेगा, और टर्मिनल एंड कहाँ होगा इसका? गैंग्लियंस के अंदर. ये है प्री गैंग्लियनिक फाइबर्स, यानी ये प्री गैंग्लियनिक फाइबर्स, सेल बॉडीज विद इन सीएनएस. ठीक है. और ये माइलिनेटेड एक्सॉन होगा, कह सकते हैं इसकी कंडक्शन फास्ट होगी, इसका एक्शन स्ट्रॉन्ग होगा, इसका एक्शन के लिए जो ऑर्डर आ रहा है वो स्ट्रॉन्ग होगी. यहाँ पे जब वो साइनेप्स बनाएगा वो स्ट्रॉन्ग होगा. लेकिन सेल बॉडी जो साइनस को रिसीव कर रही है, पोस्ट गैंग्लियनिक फाइबर की सेल बॉडी, इसके आगे जो एक्सॉन है वो अनमाइलिनेटेड है, बेचारा अनमाइलिनेटेड है, इसलिए इसकी कंडक्शन स्लो होगी. तो एक स्ट्रॉन्ग रिएक्शन सीएनएस से आने वाला ऑर्गन तक पहुंचने के लिए, सॉरी फास्ट रिएक्शन सीएनएस से आने वाला ऑर्गन तक पहुंचने तक स्लो रिएक्शन हो जाता है, क्योंकि इसका आधा पाथवे तो फास्ट है
ड्यू टू माइलिनेटेड शीट, और आधा पाथवे इसका स्लो है क्योंकि ये अनमाइलिनेटेड है। सिंपल। पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स की सेल बॉडी लाई करती है ऑटोनॉमिक गैंग्लियन में। इसको पेरिफेरल गैंग्लियन भी कहते हैं। पेरिफेरल गैंग्लियन इसको क्यों कहते हैं? महक, पेरिफेरल गैंग्लियन क्यों कहते हैं हम ऑटोनॉमिक गैंग्लियन को? महक हमारे साथ नहीं है, ठीक है। हम पेरिफेरल गैंग्लियन इसलिए कह सकते हैं क्योंकि ये टूवर्ड्स पेरिफेरी होते हैं, टूवर्ड्स लेटरल, यानी सेंटर से हटकर मिड लाइन के लेटरल साइड में, पेरिफेरी इन अ बॉडी, नॉट इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम, CNS। ठीक है, ऑटोनॉमिक गैंग्लियन भी इसको कहा जाता है। सिंपैथेटिक प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन, द सिंपैथेटिक डिवीजन इज थोरैकोलम्बर डिवीजन। ठीक बेटा, सिंपैथेटिक प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स, इनके बारे में हम पढ़ रहे हैं कि सिंपैथेटिक डिवीजन इसकी थोरैकोलम्बर डिवीजन, थोरैकोलम्बर डिवीजन, यानी कि ये दो रीजन्स को इंक्लूड कर रही है, थोरेसिक की भी ऑटोनॉमिक नर्व्स और लंबर की भी ऑटोनॉमिक नर्व्स, ये दोनों मिलकर थोरैकोलम्बर डिवीजन्स। द सेल बॉडीज इन द लेटरल हॉर्न ऑफ द ग्रे मैटर, ग्रे मैटर के लेटरल हॉर्न में डिपेंड करेगा। ग्रे मैटर कहाँ का? स्पाइनल कॉर्ड का। स्पाइनल कॉर्ड के हमने 3 रीजन्स पढ़े थे, पोस्टीरियर रीजन, पोस्टीरियर ग्रे हॉर्न, इंटीरियर ग्रे हॉर्न, और साथ हमने पढ़ा था लेटरल हॉर्न। ठीक है, पोस्टीरियर ग्रे हॉर्न से निकल रही थी डॉर्सल रूट और डॉर्सल न्यूरॉन्स, और हमारे पास इंटीरियर ग्रे मैटर से निकल रहे थे वेंट्रल रूट और वेंट्रल न्यूरॉन्स। Gray matter of the 12 thoracic segments T1, T12 and the first two L1, L2 lumbar segment of the spinal cord lateral horn में T1 से T12, L1 से L2, that's why these division is known as thoracolumbar, जिसमें thoracic की भी सारी divisions हैं और lumbar की भी 2 segments हैं, 2 nerves हैं। Therefore the sympathetic division is called the thoracolumbar division. Therefore, sympathetic division is known as thoracolumbar division because it considers 12 nerves of thoracic and 2 nerves of lumbar. ठीक है? Their axons travel in the spinal nerves of these segments known as thoracolumbar outflow. Outflow का मतलब है न्यूरॉन्स का गुच्छा बनकर जाना, न्यूरॉन्स का जाने का रास्ता, न्यूरॉन्स के फाइबर्स, नर्व के जाने का रास्ता, आउटफ्लो। इसे अगर कंसीडर किया जाए तो here is sympathetic division, here is parasympathetic division. sympathetic division की नर्व सप्लाईज आएंगी T1, 2, 3, 4, 12, L1, L2। थोरैकोलम्बर सेगमेंट्स में से आने वाली ऑटोनॉमिक डिविजन्स आपके पास सिंपैथेटिक डिविजन्स हैं। पैरासिम्पैथेटिक डिविजन्स मोस्टली कहाँ से आती हैं बेटा? आपके सर्वाइकल रीजन से और आपके सक्रल रीजन से। तो हम कह सकते हैं सिंपैथेटिक डिविजन्स होती हैं थोरैकोलम्बर और पैरासिम्पैथेटिक होती है सर्वाइको सक्रल। ठीक है, एग्री विद माय पॉइंट? हम ऐसे कह सकते हैं। मैम दोबारा बताइएगा। ठीक है बेटा, सुने। सिंपैथेटिक डिविजन्स, सिंपैथेटिक नर्व्स जो निकल कर आ रही है स्पाइनल कॉर्ड से, वो आ रही है थोरेसिक और लंबर रीजन से। इसलिए हम कह सकते हैं कि सिंपैथेटिक में जो आउटफ्लो बनता है, सिंपैथेटिक में जो गुच्छा बनता है, उसमें वो डिविजन्स कहलाती हैं थोरैकोलम्बर डिविजन्स, क्योंकि उसमें थोरेसिक के 12 पार्ट्स और लंबर के 2 नर्व्स आती हैं, तो वो आपकी डिवीजन होती है थोरैकोलम्बर डिवीजन। पैरासिम्पैथेटिक की डिविजन्स कहाँ से आती हैं? कहाँ से इसकी नर्व्स निकलती हैं? कहाँ से इसके गैंग्लियंस बनते हैं? तो पैरासिम्पैथेटिक के गैंग्लियंस बनते हैं फ्रॉम सर्वाइकल रीजन, फ्रॉम ब्रेन स्टेम, मेडुला, सर्वाइकल रीजन एंड सक्रल रीजन। तो हम कह सकते हैं सर्वाइको सक्रल डिवीजन पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन है, थोरैकोलम्बर डिवीजन सिंपैथेटिक डिवीजन है। वी कैन से ना।
Yes, ma'am. बिल्कुल। अब हम आगे चलते हैं। गीतिका, आप बार बार जो हो वो मीटिंग से डिस्कनेक्ट हो रहे हो बेटा। Check your internet connection. So here is parasympathetic preganglionic neurons in the parasympathetic division, craniosacral division. मैं आपको sympathetic division का बता चुकी हूँ, वो है thoracolumbar division. लेकिन parasympathetic division जो है वो है आपकी craniosacral division. क्रेनियोसैक्रल डिवीजन, क्योंकि इसकी कुछ पार्ट्स जो हैं वो क्रेनियम का मतलब है ब्रेन स्टेम, मेडुला, यहाँ से आ रहे हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के। आपको पता है ना हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इज इनवॉलेंट्री, और ये ऐसा सिस्टम है बेटा जो आपकी बिलो द कॉन्शियस लेवल चीजों को हैंडल करता है, जैसे आपकी हार्ट बीट, आपका रेस्पिरेटरी रेट, ठीक है, आपकी जीआईटी की मूवमेंट्स, आपका यूरिन बनने का प्रोसेस, किडनी के सिस्टम पूरा, ये सब बिलो द लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस काम हो रहा है ना। ऐसा काम जो इनवॉलेंट्री है, जो हो रहा है, हमें नहीं पता लेकिन हो रहा है, वो काम कंट्रोल करता है हमारा ब्रेन स्टेम। मेडुला में आपके कौन से सेंटर्स नहीं है? रेस्पिरेटरी सेंटर्स मेडुला के अंदर है। आपका ब्लड प्रेशर रेगुलेशन सेंटर मेडुला के अंदर है। आपका सेंटर ऑफ मिक्चुरेशन, यूरिन पास करने का सेंटर, मिक्चुरेशन रिफ्लेक्सेस, वो सब मेडुला के अंदर है। हाइपोथैलेमस भी इनवॉलेंट्री डील करता है किसके साथ? ग्लैंड्स एंड हार्मोन्स के साथ। जहां हाइपोथैलेमस का नाम आ जाए, H4 हाइपोथैलेमस, H4 हार्मोन्स, जहां हाइपोथैलेमस आ जाए वहां आप ग्लैंड्स और हार्मोन्स की बातें करेंगे। तो हाइपोथैलेमस कंप्लीट इनवॉलेंट्री है, बिलो द लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस काम कर रहा होता है। ठीक इसी तरह मेडुला, वो भी बिलो द लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस इनवॉलेंट्री काम कर रहा होता है। सो पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन आपकी क्रेनियोसैक्रल से आ रही होती हैं। इनकी सेल बॉडीज अराइज करती है फ्रॉम द न्यूक्लियो ऑफ क्रेनियल नर्व्स ऑफ द ब्रेन स्टेम। क्रेनियल नर्व 12 क्रेनियल नर्व्स है ना। क्रेनियल नंबर 3 का नाम क्या है? शीला, क्रेनियल नंबर 3 Oculomotor. इक्विलोमोटर। 7 शीला, 7th cranial nerve is facial nerve. Facial. 9th cranial nerve is Glossopharyngeal. 10th cranial nerve is Vagus. vagus. Exactly. And in the lateral gray matter of the second through 4th sacral segments. अब देखिए मैंने आपसे कहा पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन क्रेनियो सक्रल है। क्रेनियो मतलब 4 क्रेनियल नर्व्स, 3, 7, 9, 10। क्रेनियो खत्म। सक्रल में भी लो, S2, S3, S4। तो पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन में टोटल हमारे पास कितनी नर्व्स होनी चाहिए? 4 and 3, 7। 7 नर्व्स हमारे पास पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन की होनी चाहिए। 4 क्रेनियो, 3 सक्रल। आप मेरे पॉइंट समझ रहे हैं? अगर आप लोगों को ये पॉइंट समझ आया, क्रेनियोसैक्रल, क्रेनियम में 4 नर्व्स, सक्रल की ये वाली 3 नर्व्स, तो क्रेनियोसैक्रल डिवीजन में 7 नर्व्स होनी चाहिए। अब चलो सिंपैथेटिक की तरफ, सिंपैथेटिक की तरफ हम बढ़ते हैं, ठीक है। और हम देखते हैं कि सिंपैथेटिक में कितनी नर्व्स होनी चाहिए। तो कौन बताएगा? हमें बताएंगी ज्योतिका कुमारी। ज्योतिका कुमारी बताइए, सिंपैथेटिक डिवीजन में हमारे पास कितनी नर्व्स होनी चाहिए? मैम बेटा 12
मैम 17, थोरेसिक नहीं 40. 12 थोरेसिक और 2 लंबर 14 14. Yes, ma'am. 14 होनी चाहिए, ठीक है। थोरको लंबर सेगमेंट में यानी सिंपैथेटिक में, और पैरासिम्पैथेटिक में 7, ठीक है। समझ आ गया आपको ये? The axon of the preganglionic neurons are referred to as craniosacral outflow. वो क्या था? thoracolumbar outflow, और ये क्या है? craniosacral outflow. आपको सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक की ये आउटफ्लोज समझ आ गए? डिविजन्स के नाम कैसे दिए हैं वो समझ आ गया? उसमें 14 और इसमें 7 नर्व्स कैसे हैं ये समझ आ गया? अगर ये तीनों पॉइंट समझ आ गए तो ओके बोले, हम आगे चलते हैं, अदरवाइज हमसे पूछ लें। तहरीम, आपको समझ आया? मैम ये जो सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक के जो नर्व्स के नेम है ये दोबारा बता दें, ये कैसे दिए हैं? ठीक है, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक को नाम कैसे दिए? पिक्चर देखें बेटा, फिर समझ आएगा। तो मैं पिक्चर कर रही हूँ पीछे। हमने इसका आउटफ्लो बनाया बेटा, सिंपैथेटिक का बनाया हमने थोरैकोलम्बर से। हमने उसकी 14 नर्व्स निकाली, 12 थोरैसिक वर्टिब्रीज में से निकाली, 2 लंबर वर्टिब्रीज में से निकाली, इसलिए हमने उसका नाम दिया थोरैकोलम्बर। वो है हमारा सेंटर का पार्ट, सिंपैथेटिक डिवीजन। पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन की नर्व्स हमने कहाँ से निकाली? क्रेनियल से निकाली। हमने क्रेनियल से निकाली, तो क्रेनियल से हमने कितनी नर्व्स निकाली बेटा? 4। नंबर 3 क्रेनियल नर्व, नंबर 3 क्रेनियल नर्व, नंबर 7, नंबर 9 और नंबर 10। हमने ये 4 नर्व्स निकाली क्रेनियल पार्ट से। और सक्रल से हमने कितनी निकाली? S2, S3, S4। तो 3 नर्व्स फ्रॉम सक्रल एंड फ्रॉम 4 नर्व्स फ्रॉम क्रेनियल, यानी क्रेनियो से 4 नर्व्स और सक्रल से 3, इसलिए हमारे पास क्रेनियो सक्रल डिवीजन बना 7 नर्व्स का डिवीजन, पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन की 7 नर्व्स का डिवीजन। और इसके आउटफ्लो को हम बोलते हैं क्रेनियो सक्रल आउटफ्लो। ठीक हो गया। अब सिंपैथेटिक की तरफ चलें। सिंपैथेटिक हमने निकाली थी 12 थोरैसिक से और 2 लंबर से, इसलिए उस डिवीजन का नाम बन रहा था थोरैकोलम्बर डिवीजन, और उसके आउटफ्लो का नाम बन रहा था थोरैकोलम्बर आउटफ्लो। ठीक, ज्योतिका अब आपको समझ आया? मैम रिपीट करें फिर से रिपीट करूं? ओके, कर देती रिपीट, मेरे पास बहुत टाइम है और मैं थकी हुई भी नहीं हूँ। चलें, पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन आपके सामने स्लाइड खुली हुई है, इसे समझने की पहले कोशिश करें। पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन को मैंने नाम दिया है, जी बोलें। मैम ये समझ आ गया, सिंपैथेटिक ही बताएं। सिंपैथेटिक की बताऊं? ठीक है, बेटा ये पिक्चर आपको नजर आ रही? इस पिक्चर के नीचे ब्लू कलर का एरो है, इस एरो को मैं कह रही हूँ सिंपैथेटिक थोरैकोलम्बर डिवीजन। ब्लू वाला एरो यानी ब्लू वाली नर्व्स जो हैं वो सिंपैथेटिक की होंगी। सिंपैथेटिक की नर्व्स देखिए मैंने कहाँ से निकाली हैं? मैंने नहीं, मतलब अल्लाह ताला ने निकाली है। T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T11, T12। ये 12 नर्व्स हैं थोरैसिक की, और ये 2 हैं लंबर की, L1 और L2। L1 ऊपर से और L2 नीचे से, ये वाली। अब ये जो सेगमेंट है बेटा, जो T1 से नर्व्स आई L2 तक, ये सारी की सारी नर्व्स एक ही आउटफ्लो बना रही हैं, और उस आउटफ्लो को मैं कह रही हूँ थोरैकोलम्बर आउटफ्लो। और हमें पता चला कि वो आउटफ्लो किसका है? सिंपैथेटिक का। ठीक है, तो सिंपैथेटिक की नर्व्स थोरैसिक और लंबर से आ रही हैं, इसलिए हम इनका नाम दे रहे हैं थोरैकोलम्बर। और पैरासिम्पैथेटिक की नर्व्स क्रेनियल से निकल के आ रही हैं। ये क्रेनियम है ना, ब्रेन का हिस्सा क्रेनियल कहलाता है, और ये है इसका बेटा क्या? ब्रेन स्टेम। और इसके बाद यहाँ से, जहां से ये
पीच कलर की हो रही है, पिंक छोड़कर कलर डिफरेंट कर रही है, वहां से स्पाइनल कॉर्ड स्टार्ट है। तो स्पाइनल कॉर्ड से तो निकली नहीं ये निकली है क्रेनियल से, और इसके कुछ पार्ट निकले हैं सक्रल से। तो क्रेनियल से आने वाली 4 नर्व्स और सक्रल से आने वाली 3 नर्व्स मिलके 7 नर्व्स में एक आउटफ्लो बनाती हैं, और उस आउटफ्लो का नाम है पैरासिम्पथेटिक आउटफ्लो, क्रेनियोसक्रल आउटफ्लो। ठीक है ज्योतिका, आप समझ आया? यस मैम। जी, पैरासिम्पथेटिक की ये पिक्चर भी देख लें बेटा। ये कौन सा पार्ट है? मिड ब्रेन। हियर इज पोन्स, हियर इज मेडुला। ये तीनों मिलके क्या कहलाते हैं? ब्रेन स्टेम। और मैंने आपसे कहा था ब्रेन स्टेम क्या है? मशरूम देखा है? मशरूम को अंदर से हॉलो करके निकाल लेते हैं उसकी स्टिक्स, और मशरूम के ऊपर वाले पार्ट को खा सकते हैं, मतलब काट के सब्जी की तरह बनाते हैं। तो मशरूम जो उसका अम्ब्रेला है वो हो गया कॉर्टेक्स, और उसके अंदर जो हमने उसकी डिवीजन दी है, उसका जो डंडा है, एक स्टॉक है जिसके ऊपर वो खड़ा है, वो स्टॉक है उसकी ब्रेन स्टेम। तो ये है ब्रेन स्टेम। अब इसके ऊपर अम्ब्रेला बनाऊंगी तो बन जाएगा कॉर्टेक्स। तो ब्रेन स्टेम के 3 पार्ट्स होते हैं, मिड ब्रेन, पोन्स और मेडुला। ये तो बच्चों आपको फिंगर टिप्स पे होगा ना, क्योंकि ये तो हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है। चलें, यहां से इसका आउटफ्लो निकला 3 नर्व्स का। सबसे पहले ऊपर मिड ब्रेन में होगी ओकुलोमोटर, पोन्स में मिलेगी आपको फेशियल, यहां से आपको मिलेगी ग्लेसोफ्रेंजियल 9, और बिल्कुल नीचे मेडुला के लास्ट में आपको मिलेगी नंबर 10 यानी वेगस। ये सारी। अब सक्रल रीजन की बात करें तो सक्रल से 3 नर्व्स निकलेंगी, S2, S3, S4, और ये मिलके आपकी बनाएंगी पैरासिम्पथेटिक डिवीजन यानी कि क्रेनियो सक्रल डिवीजन। ठीक। ऑटोनोमिक गैंग्लियन, 2 मेजर ग्रुप्स ऑफ ऑटोनोमिक गैंग्लियंस, एक सिंपैथेटिक डिवीजन सिंपैथेटिक गैंग्लियंस, एक पैरासिम्पथेटिक गैंग्लियंस। पीछे वाली पिक्चर देखें, क्लियर हो जाएगा। ये पैरासिम्पथेटिक पिक्चर है ना, पैरासिम्पथेटिक में से नर्व यहाँ से निकली और जाके रुकी गैंग्लियंस में। इन गैंग्लियंस को क्या बोलोगे? सिंपैथेटिक गैंग्लियंस बोलोगे? जनता, क्या हम इन गैंग्लियंस को सिंपैथेटिक गैंग्लियंस बोलेंगे? जनता, यस मैम। क्या हम इन गैंग्लियंस को सिंपैथेटिक गैंग्लियन बोलेंगे? मैम पैरासिम्पैथेटिक। एग्जैक्टली ये वाले हमारे गैंग्लियन पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लियंस हैं, और यहाँ से निकलने वाले पोस्ट गैंग्लियोनिक एक्सॉन्स। ठीक हो गया, ये वही इन्हीं गैंग्लियंस की बात की गई है। सिंपैथेटिक गैंग्लियन जो सिंपैथेटिक ट्रंक से बने, और सिंपैथेटिक ट्रंक हमारी कौन सी है? थोरैकोलंबर। सिंपैथेटिक ट्रंक गैंग्लियन इज वर्टिब्रल चेन गैंग्लियंस या पैरावर्टिब्रल गैंग्लियंस। ठीक है, इसमें दूसरी आती है प्री वर्टिब्रल गैंग्लियंस। मैं आपको बता चुकी हूँ गैंग्लियंस को पैरावर्टिब्रल गैंग्लियंस और प्री वर्टिब्रल गैंग्लियंस कहा जाता है। पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लियंस, पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लियंस कौन से गैंग्लियन होंगे? जो क्रेनियोसक्रल डिवीजन से बन रहे हैं, ठीक ना? टर्मिनल गैंग्लियन, सीलियरी गैंग्लियन, टर्मिनल गैंग्लियंस, इन गैंग्लियंस के नाम है। पैरासिम्पैथेटिक वाले ये जो गैंग्लियंस है बेटा, इनके नाम है। 3 में से बनने वाला गैंग्लियन का नाम है सीलियरी गैंग्लियन, सीलियरी गैंग्लियन। और 7 से बनने वाले गैंग्लियंस का नाम है टेरिगोपैलाटाइन गैंग्लियन। बेटा ये फेशियल नर्व का गैंग्लियन है। फेशियल नर्व डील विथ फेस, जब वो फेस के साथ डील करेगी तो टेरागोपैलाटाइन यानी पैलेट के साथ